हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी को खबर भी हो गया होगा कि अभी गवर्नमेंट ने जो एनसीईआरटी की जो बुक्स थी उसमें से, जो हिस्ट्री की बुक्स थी एनसीईआरटी की, उसमें से जो दिल्ली सल्तनत है और जो मुग़ल इरा है उसको हटा दिया है। ठीक है। अब इसके चलते ये विवादों में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। तो हो सकता है यूपीएससी बाय द वे या यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस यहाँ से प्रश्न उठाए दिल्ली सल्तनत से, या उठाता भी है ऐसे। और कुछ समय के बाद ऐसा भी होगा कि आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ से प्रश्न। जैसे मुख्यतः जिस तरह की गवर्नमेंट होती है उस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसे आपको पता है। तो इस समय अगर यूपीएससी में आप देखेंगे तो एंशियंट से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मिडिएबल से आप देखते भी हैं कि बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको। तो दिल्ली सल्तनत और ये जो आप देख पा रहे होंगे कि मुगल काल है, यह क्या क्या इसमें हटाया गया है, क्या क्या ऐड ऑन किया गया है इसमें, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस सेशन को शुरू करें। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किससे होती है, कैसे होती है, तो आपको पता है। अच्छा, सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? गजनवी से भी पहले किया गया होता है, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से गजनवी आता है, उसने 17 बार आक्रमण किया, ये आपको सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 17 बार आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर, उसको लूट के लेके जाता है, वहाँ के संपत्ति जो है, धन है, उसको लेके जाता है। उसके बाद से आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब आता है तो दिल्ली पे मुख्य रूप से पहले बार जब आक्रमण करता है 1991 में, सॉरी 19 सॉरी कह रहे हैं 1191, 1191 में जब आक्रमण करता है, तो उस समय वो क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। ये ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर 1192 में वो जो है जीत जाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। उसमें भी पराजित होने का मुख्य कारण क्या होता है ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि उनके ही जो एकदम खास दोस्त थे वो जाके उनसे मिल जाते हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इसका मोहम्मद गोरी का गुलाम जो था यहाँ पे, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम भी था, उसका दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे बैठाता है, दिल्ली की गद्दी पे, और अपने अपने देश जाता है। जब जाता है तो रास्ते में उसको उसकी कुछ जनजातियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो 1206 में आपको दिखाई देगा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठता है। और कुतुब मीनार जो है, जो आप देखते हैं, उसको बनवाने का कार्य, यानी शुरू करवाने का जो बनाना शुरू करना था वो शुरू करने का काम उसने ही किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ठीक है, तो उसने अपना नाम जो है, ये कुतुब मीनार का जो है नाम जो है कैसे रखा था, तो बख्तियार काकी जो थे उन्हीं के नाम पे रखा था, ये सब आपको पता है। उसके बाद से जो कि पूर्ण रूप से कार्य वह, अच्छा, पूर्ण रूप से कार्य जो है वह नहीं किया था। ठीक है, ठीक उसी क्रम में दिल्ली सल्तनत में आप देखे होंगे, फिर चौगान खेलते समय उसकी डेथ हो जाती है, फिर इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया सुल्तान आती है। वैसे दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश से लेके आप लोधी वंश तक ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। ठीक है, फिर लोधी वंश के बाद से जो जो आप देखे होंगे, उसके बाद से आता है कहाँ, ये बाबर आता है 1526 ईस्वी में। उसके बाद से युद्ध होने के बाद से 1526 ईस्वी में यहाँ से जीतता है। वो भी किसके द्वारा इनवाइट किया गया था, सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। तब बाबर बहुत कम समय के लिए यहाँ शासक बनता है, और उसके बाद चला जाता है, उसका पुत्र हुमायूं होता है। हुमायूं भी बहुत ज़्यादा समय तक मुगल पीरियड में अगर देखेंगे आप तो शासन नहीं किया है, अधिकतर उसके शासन तो भागते में ही बीता है। शेरशाह सूरी शासक बन जाता है, फिर उसके बाद से अकबर बनता है, अकबर के बाद से जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, फिर ऐसे आते आते औरंगजेब तक ये सारी चीज़ें चलती हैं 1707 तक। उसके बाद से यह इरा एक, जैसे ही औरंगजेब, चूंकि औरंगजेब की बहुत सारी जो नीतियां थी वो थी, बैन कर रखा था, म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह, सारी चीज़ें बैन कर रखा था। अपने जितने पड़ोसी, जो कि आप पढ़े होंगे 3 तरह के उस समय राज्यों का उदय हो गया, उसमें से उत्तराधिकार, वो एक उत्तराधिकारी राज्य थे, एक स्वतंत्र राज्य थे, और एक उसमें उसमें जो युद्ध करके या उनसे जो पहले से अगेंस्ट थे, जो राज्य थे वो थे। तो ये 3 राज्य थे उस के समय, उसकी मृत्यु के बाद ये सभी, और ये सारी चीज़ें, यानी जागीरदार प्रथा, चूंकि इसके पास पैसा ही नहीं था तो जागीरदार प्रथा इतना ज़्यादा उसके समय में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या उसमें जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हटाई गई है, और जोड़ा क्या गया है,
नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या क्या जोड़ा गया इसको हम लोग देखते हैं। तो क्लास 7 की किताबों में सिलेबस में बदलाव किया गया है, ठीक है। हिस्ट्री जियोग्राफी के टेक्स्ट बुक में मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के जो टॉपिक दिए गए थे उसको हटा दिए गए हैं। अब इसमें 2 पार्ट में जारी करने का इसमें ऐलान किया गया है। यह केवल किताबों का पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में बदलावों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। बदलाव जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2023 के तहत किए गए हैं। पहले से ही इसकी चर्चा थी जैसे आपको पता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसको डिजाइन किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई टॉपिक इसमें कम कर दिए गए थे। इन टॉपिक से तुगलक, खिलजी, लोधी, ये सब मुगलों की उपलब्धियों से संबंधित और दिल्ली सल्तनत और मुगल से संबंधित जो अध्याय हैं वो शामिल थे, उनको हटा दिए गए। अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, किताबों से हटा दिए गए हैं। दरअसल आप देखेंगे कि एनसीईआरटी ने हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ है वो 3 अलग अलग जो किताबें थी उनको एक में मर्ज किया है, और मर्ज करके ये सारी चीज़ें जो है जो चैप्टर थे इसमें उसको क्या किया है, हटा दिया है। अब ये किताबें 2025 से 26 में क्या होने वाली है, लागू होने वाली है। तो 2025-26 में ये किताबें जो है आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। अब किताबों में क्या क्या और ऐड ऑन किया गया है, तो महाकुंभ, मेक इन इंडिया जैसे नए टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल टनल जैसे सरकारी पहलों को भी इसमें शामिल किया गया है। हाउ द लैंड बिकम सेक्रेट, ये अध्याय जोड़ा गया है। विदेशों में इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के तीर्थ स्थल और भूगोल की अवधारणा को भी ये समझाने की बात की गई है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, शक्तिपीठ, नंदी संगम, पर्वत वन जैसे ये भी पवित्र स्थानों का इसमें जिक्र है। जवाहरलाल नेहरू के एक उदाहरण का भी इसमें उल्लेख है जिसमें उन्होंने भारत को तीर्थ स्थलों का देश बताया था। ये सारी चीजें इसमें नए एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। संविधान पर भी एक अध्याय देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। वो अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पूर्वी में 15 कहानी, कविताओं का, लेखों का, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुख्य रूप से सुर्खियों में बना हुआ था। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।